तो साइफर लीक का मामला है। इमरान खान ने FIA में तलबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। दरख्वास्त में FIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। FIA ने साइफर मैसेज के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर रखी है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में तलबी चैलेंज कर दी गई है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने साइफर लीक के मामले में तलबी के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में FIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने साइफर मैसेज के मामले पर इंक्वायरी शुरू की और 6 दिसंबर को तलबी का नोटिस भिजवाया है। हालांकि इस हवाले से साइफर इंक्वायरी को पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। इमरान खान ने दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया कि तलबी के नोटिस में किसी कानून की पासदारी नहीं की गई। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला भी इसी सियासी इंतकाम का शख्साना है। इस्तदा की गई है दरख्वास्त में कि साइफर ऑडियो लीक के मामले पर इमरान खान की तलबी को गैर कानूनी गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए और 6 दिसंबर को तलबी के नोटिस पर अमल दरामद रोकने के अहकामात जारी किए जाएं। इस वक्त की इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर मुल्क में डैम बनाए होते तो इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर ना होता। मुल्क को कई मुश्किल चैलेंजेस दरपेश हैं, ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि तमाशा लगाने और धरने देने से मुल्क तरक्की नहीं करता। वो मंगला डैम के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान आज बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस से नबर्द आजमा है और हमारी हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है, पूरी तनदही से और पूरी काविशों से इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है। रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा और यानी तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा और मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। लीडरशिप की जिम्मेदारी है, उनकी बारी है कि उनको दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और ख़राबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की आगे नहीं होगी। अपडेट करने के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। हुकूमती सतह पर 4.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। रूसी कंपनी ने पाकिस्तान को $372 फी मैट्रिक टन गंदम खरीदने की पेशकश की। रूस से दरामद की जाने वाली गंदम गवादर पोर्ट पर मंगवाई जाएगी। इसी इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर राना से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है और हुकूमती सतह पर 4.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। ये जो गंदम है पाकिस्तान रूस से खरीदेगा और रूस ने पाकिस्तान को $372 फी मैट्रिक टन गंदम खरीदने की पेशकश की थी, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करते हुए अब इसको गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। रूस से आने वाली गंदम गवादर पोर्ट पर पहुंचेगी, जहाँ से पास्को आगे तफसीली निज़ाम को संभालेगा। जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से एलानिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि गंदम पर आने वाले अखराजात की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने निजी शोबे के जरिए भी 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त देनी थी, लेकिन जो एलानिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 1,30,000 टन सीरियल कारपोरेशन से भी गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। और जो सीरियल कारपोरेशन से ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर राना, हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गई है और आपको अपडेट हम कर रहे हैं अपोजिशन के हवाले से। अपोजिशन पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो चुकी है और इस हवाले से राब्ते जो है उसका सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, राब्ते भी बढ़ा दिए गए हैं और अहम जो टास्क है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया गया है। और अपोजिशन ने पंजाब में फैसला किया है कि इन हाउस तब्दीली की जाएगी और उसके लिए एक मुतहरिक किरदार अदा किया जा रहा है और हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये जो जिम्मेदारी है, ये जो टास्क है वो आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया गया है। चीन से आई बोगियों की अदायगियों के लिए मतलूबा रकम न होने का इंकशाफ, नई बोगियों के लिए LCs खोलने में मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम की जानिब से कहना है
46 मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान पहुंच गई मगर इनके पैसे अदा नहीं हुए। रेलवे हुकाम की जानिब से कहना है कि हुकूमत को दरख्वास्त की है कि रकम दे ताकि अदायगी हो सके। हुकूमत के पास भी हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं। PSTP पर नजरसानी होने से रेलवे के मंसूबे भी मुतासिर हुए। रेलवे हुकाम की जानिब से ये कहना है तो चीन से आई बोगियों की अदायगियों के लिए मतलूबा रकम न होने का ये इंकशाफ है। नई बोगियों के लिए LCs खोलने में मुश्किलात का सामना है, जबकि 46 मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान पहुंच गए हैं मगर इनके पैसे अदा नहीं हुए। रेलवे हुकाम की जानिब से कहना है कि हुकूमत की दरख्वास्त की है कि रकम दे ताकि अदायगी हो सके। इसी मामले पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार अली से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माशी जो बढ़ता हुआ माशी दबाव है उसके बाद जो स्टेट बैंक की जानिब से LCs महदूद की गई हैं, उसके से जो हुकूमत का जो सरकारी कारोबार है वो भी शदीद जो है मुतासिर हुआ है। इस जमन में रेलवे की जानिब से जो चीन से बोगियां मंगवाई गई थी उसकी अदायगियों के लिए भी मतलूबा रकम ना होने का इंकशाफ हुआ है। और आज जो चेयरमैन मिर्जा अफरीदी की ज़ेर सदारत जो रेलवे कमेटी का इजलास हुआ उसमें वकार हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क का निज़ाम चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। मुस्लिम लीग नून पर झूठे मुकदमे बनाए गए। हुकूमत ने 7 माह के दौरान मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुश्किल फैसले किए, अभी मजीद मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुल्क चलाना है तो इस इदारे को ख़त्म करें। जब तक ये इदारा रहेगा पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा। पैसे की करप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नहीं उनको मिल सकी। ये जैली मुकदमे बनाए, अदालतों में कोई सबूत नहीं आ सका। 4 साल की गफलत, 4 साल की कोताही, 4 साल नैब। जब तक ये हालात रहेंगे ये मामला पे काबू पाना आसान नहीं है। हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है, मज़ीद कोशिश कर रही है, लेकिन ये मामलात जो हैं ये एक दिन में हल होने वाले नहीं हैं। 7 महीने हो गए हैं। एक बार फिर आपको लिए चलें वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक इस वक्त न्यूज़ पूरा करना है तो हमारी जो तरक्की की शरह है उसको तो बढ़ना होगा ना। ये 1-2% के हम कभी 0 पे चले गए, कभी 2 पे आ गए, ये तो सब रुकना होगा। और एक सलीके से 5-6-7% के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ना होगा। मईशत बढ़ेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो ये तमाम लोग जिनकी आंखों में उम्मीदें हैं, जब वो डिग्री लेकर निकलते हैं वो कहां जाएंगे उम्मीदें लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे महकमे यानी पेट्रोलियम और गैस और पावर और एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक है। पूरी दुनिया में हर 1% मुआशी तरक्की के लिए, इजाफी 1% मुआशी तरक्की के लिए 1.5 से 2% ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है मुख्तलिफ ममालिक में, बिकॉज बाज ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बड़े एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, बाज ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो एनर्जी इंटेंसिव नहीं होते या कम होते। मगर हर 2 सूरतों में हर 1% जो आपकी तरक्की होती है उसके साथ कम से कम 1%, कम से कम जो बिल्कुल जहां पे कोई एनर्जी इंटेंसिव काम नहीं हो रहा होता, आपको इजाफी एनर्जी चाहिए, इजाफी गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, डीजल चाहिए, बिजली चाहिए। और ज्यादातर ममालिक में 1.5 से 2%। यानी अगर आपने 5 से 6% तरक्की करनी है मुल्क ने इन बच्चों को रोजगार देने के लिए और माओ की आंखों में जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, अगर हमने ये सब कुछ करना है तो हमें हर साल अपनी एनर्जी में 8-10% इजाफा कम से कम करना होगा। तो हमारे तो ये गुमान में बात नहीं आती कि वो कौन सी हुकूमत थी जो कह रही थी कि हम तो एनर्जी सरप्लस है, कोई जरूरत नहीं एनर्जी लगाने की। अरे भाई, क्या आपने तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए थे? आपने सोचा अब इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं होगी? जो हुआ, कुछ उसमें कोविड ने हिस्सा डाला, कुछ कोविड से पहले भी हिस्सा डाला, मगर हमारी तरक्की जो है वो तक 0 पे आ गई। लेकिन बगैर किसी पुरानी हुकूमत की बात किए, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें तवानाई चाहिए। और अगर हमें 5 से 6% हर साल तरक्की करनी है तो हमें 8 से 10% हर साल तवानाई जो है वो बढ़ानी होगी। इस वजह से हम मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं और उनका तज्जिया मैं वक्तन फवक्तन आपके सामने अब लाता रहूंगा। आज मैं आपके सामने इस विजन को सामने रखते हुए
جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے, ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں, اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو, بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے, جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں, اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے, جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا, اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز, اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی, کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے, اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے, پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین, یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے, اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی, لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل, وہ تمام ایل این جی, وہ تمام گیس جو گلوبل فیبرک کا حصہ تھا, ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی, وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر, یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا, یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستانی عوام, پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے, ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی, وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں, جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے. تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار, روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے, یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے, اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں, انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پیش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا, ڈسکاؤنٹڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل, پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے, اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے, جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف, یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی
गलत तो नहीं मैं कह सकता, आप सब सामने बैठे हुए हैं, मगर सही साबित नहीं हुई। हमने उनसे बहुत सी गुफ्तगू की पाइपलाइन पे, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पाइपलाइंस के अंदर। कुछ हमारे पुराने मुआहदे जिनकी उन पे मैं क्या तबसरा करूं मुनासिब नहीं, मगर बहरहाल हमारे मुआहदे कुछ एग्रीमेंट्स पूरी तरह तो कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स तो नहीं है, मगर पर बड़ी पुरानी गुफ्तगू है जो चल रही है, तो उस पर भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। और हमने कुछ उनसे दरखास्त की कि आप हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कमिटेड हैं, हम इन मुआहिदों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और उनके ऊपर अब काम चल रहा है। तो दो बड़ी जो हमारे मुआहिदे हैं, एक हमारी वो जो पाकिस्तान स्ट्रीम जिसको नॉर्थ साउथ पाइपलाइन कहते हैं, और एक बड़ी पाइपलाइन अगर किसी वक्त बैनुल अक़वामी मामलात तय होते हैं तो हमें अगर इंटरनेशनली पाइप गैस चाहिए हो तो उसके लिए किस किस्म की पाइपलाइन चाहिए होगी, उन पे भी गुफ्तगू शुरू हो गई। तो अब आपके सामने मैंने वो पूरा जो मुकदमा था रशियन विजिट का आपके सामने रख दिया। समरी दोबारा पेश करता हूं। डिस्काउंटेड क्रूड, खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है, और उसके अलावा पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफी ज्यादा आगे बढ़े हैं। और हमने इस मर्तबा एक डेडलाइन तय की है ताकि बात हवा में मुअल्लक ना रह जाए। एक इंटर गवर्नमेंटल उनका वफद आ रहा है जो उनके एनर्जी मिनिस्टर लेकर आएंगे, वो जनवरी के मिडिल में आ रहा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम चीजें उस वक्त तक एक खास शक्ल, ऐसी शक्ल इनको दी जा सके कि उनकी एग्जीक्यूटिव समरी या उनका कोई जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया जा सके। ये तो रह गई एक बात। अगर आपकी इजाजत हो तो सबसे ज्यादा जो लोगों के दिल के करीब है, मैं वो भी बात आपके सामने एक हाई लेवल पे कर दूं, वो है गैस की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमारे जो अपने ज़खायर हैं हर साल 8, 9, 10% यानी डिपेंड करता है, कभी तो ज़खीरा निकल आता है कभी नहीं, मगर हर साल हमारा 8-9% डिप्लीशन हो रहा है। यानी जो हमारी अपनी गैस जो हमारे कुओं से निकलती है वो हर साल 8 से 10% कम होती जा रही है। इस साल उस कमी के बावजूद पूरे नवंबर के अंदर पिछले साल से हमने ज्यादा गैस हमारे पास थी और हमने पहुंचाई। दिसंबर में हमारे पास पिछले साल से ज्यादा गैस है और हम पहुंचा रहे हैं, और जनवरी में पिछले साल से ज्यादा हमारे पास गैस है जो हम पहुंचा रहे हैं डिप्लीशन के बावजूद। अभी हमने बड़े साफ, और रोज हम इसको ट्रैक करते हैं, हमने अपनी कंपनियों को यह कहा हुआ है कि वो जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं, या जिस वक्त चूल्हों के अंदर गैस आने की प्रेशर इतना कम हो जाता है, ये चूल्हे नहीं चलते, तो हमने ये कहा कि देखें भाई, आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए, और 6 से 9 बजे रात को जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। मुमलिकत मुसद्दिक मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना है कि रूस का दौरा तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा। मईशत बढ़ेगी तो ही लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मुल्क में हर नौजवान को नौकरी मिले। आगे बढ़ने के लिए हमें तरक्की की शरह में इजाफा करना होगा। हमें तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरत है। रूस हमें रियायती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के एनर्जी मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, मगर पिछले साल से हम ज्यादा गैस दे रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमें कमिटमेंट है कंपनियों की तरफ से कि जो औकात मैंने आपके सामने रखे हैं, जो घर में खाना वाना बनता है, तो मैं दोबारा बता दूं, सुबह 6 से 9 बजे तक, 12 से 2 बजे दोपहर तक, और रात को 6 से 9 गैस इंशाल्लाह आएगी। मगर हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने हैं, जो 2-3 महीने में नहीं ठीक हो सकते। बाज मर्तबा कमी रह जाती, ये कमी पूरा साल रहती, ये सर्दियों में नहीं, सर्दियों में बढ़ जाती है, मगर ये कमी पूरा साल रहती है। तो इन कंपनियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए ताकि ये कमी दूर हो।
मगर इस दौरानिए में आपको मैंने बताया है कि इन जगहों पे जहां पे दूर अफ्तादा इलाके जहां पे गैस नहीं पहुंच पाती, सारा साल नहीं पहुंच पाती प्रेशर की वजह से, वहां पे इजाफी एलपीजी दी जा रही है। और 20 सरकारी कंपनियां जो हैं, एसएसजीसी, पर्ल पार्को, पीएसओ, एसएनजीपीएल, ये 20,000 टन महाना, इससे भी ज्यादा एलपीजी मंगवा रहे हैं कि इन खास इलाकों में जहां पहले दुकानें नहीं थी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। एसएनजीपीएल तो करती नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने उनकी जबरदस्ती शुरू करवाई और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त। तो उन इलाकों में जहां गैस नहीं है वहां पे हम ये एलपीजी दे रहे हैं। अब मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने 2 मिलियन पाउंड की एलपीजी पाकिस्तान को मदद में देने का ऐलान किया है और हमारी उनसे निगोशिएशंस मुकम्मल हो गई हैं। और इस 20,000 टन के अलावा 2 मिलियन पाउंड्स की जो इजाफी एलपीजी है वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में आ जाएगी, ताकि दिसंबर के महीने में जो जरा सख्त, दिसंबर और जनवरी के सख्त महीने होते हैं, उनमें भी इंतजाम किया जा सके। तो 3 चीजें भाई, बेहतरीन रूस का दौरा, नंबर 2 पूरी कोशिश कर रहे हैं लोड मैनेजमेंट की औकात मैंने आपको बता दी है, तरीकाकार भी मॉनिटरिंग का बता दिया है। नंबर 3 एलपीजी जो है उसका इंतजाम किया है, हमारी कंपनियों ने एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है, कुछ ने बढ़ाई है, कुछ ने नहीं शुरू की है। और 2 मिलियन पाउंड की इजाफी एलपीजी जो है अगले 10 दिन में हमें मिलेगी ईरान से। बहुत बहुत शुक्रिया। रूस के दौरे को इतना खुफिया रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रशिया की तरफ से कोई ख्याल नहीं आया, आपकी तरफ से के सामने नहीं आया था कि बाकी इतना कामयाब था, तो इसका ऐलान उनकी तरफ से क्यों नहीं हुआ? दूसरे जो आपने फरमाया है ये सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये लंबे मंसूबे हैं, फौरी तौर पे आपको क्या हासिल हुआ, फौरी तौर पे हमें क्या मिला? देखिए, एक तो अगर इतना खुफिया है तो मैं आपके सामने बैठा क्यों? ये तो शुक्र करे खुफिया था तो हो गया, वरना आपने तो उड़ा देना था वो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं ऐसी बात नहीं, शायद रूस दूर था, कुछ हमारी निगोशिएशंस चल रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात जब तक कंक्लूड नहीं होती, हम लोग एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते, तब तक कोई ऐसी बात ना बाहर